गुड मॉर्निंग। हम कुछ चैप्टर के बारे में चल रहे थे, 2-3 दिन ब्रेक के बाद में एक तरह से वापस चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ रहे थे और इस भौगोलिक वर्गीकरण में थार मरुस्थल के बारे में बात कर रहे थे और इस थार मरुस्थल में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। लगभग एक तरह से कह लो इस मरुस्थल को चैप्टर को हमने क्लोज कर दिया था। अब इस मरुस्थल में कुछ चीजें ऐसी रह गई है जिनके बारे में आपको एक्स्ट्रा कुछ ध्यान होना चाहिए। मैं यहाँ पे 2 चीजें दिखा देता हूँ जो आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा है। एक, आपको ये पढ़ना है कि जो थार मरुस्थल है, इस थार मरुस्थल का महत्व क्या है। थार मरुस्थल का महत्व यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस क्या है, उपयोगिता शब्द यूज नहीं करो, ध्यान रखना। इसके लिए महत्व, इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, इसकी उपयोगिता यानी यूटिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, महत्व की बात कर रहे हैं। और फिर एक शब्द इसी में हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये मरुस्थलीकरण क्या होता है। मरुस्थलीकरण, जिसको आप लोग डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें, दोनों चैप्टर एक अलग अलग है। मरुस्थल एक अलग चैप्टर है, मरुस्थलीकरण एक अलग चैप्टर है। मैं आज अब इन दोनों चैप्टर के बारे में बात करूंगा। इसमें केवल 2 चीजें हैं, बाकी इसमें कोई काम का नहीं है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सिंपल सा पढ़ा के खत्म कर दूंगा। पहले हम बात करेंगे इस थार मरुस्थल का महत्व क्या है। हम इसको देखें कि थार मरुस्थल का महत्व क्या है। अगर इस थार मरुस्थल का महत्व को देखें, थार मरुस्थल का महत्व, इंपोर्टेंस की बात करें यानी इसके महत्व क्या है। हम लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि थार मरुस्थल, ये हमारे पास भारत है, इधर पड़ोस में एक देश है और यहीं से बीच में से हमारा इंडिया भी इस तरह से आ जाता है। तो हमें कोई काम की इसको तो दे दिया। ये आपके पास पाकिस्तान है, इधर हमारे पास ये भारत है और भारत में हमने पढ़ा है आगे ऑलरेडी कि यहां ऊपर आपके पास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और इधर ही पाकिस्तान है। तो ये वाला जो बेल्ट है, ये बेल्ट पूरा पूरा एक तरह से मरुस्थल का है। और ये मरुस्थल है कौन सा, तो हमने कहा ये मरुस्थल थार का है, थार का है। अब होता क्या है, नीचे आओगे तो इधर नीचे हमारे पास एक सागर है। इस सागर का नाम है आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर। इसका अगर पुराना नाम देखोगे तो इसका पुराना नाम मिलेगा आपको रत्नाकर, या फिर मिलेगा रत्नागर। कभी भी याद रखें, हिंद महासागर का पुराना नाम क्या है, तो रत्नाकर या रत्नागर मिलेगा। और ये देश हिंदुस्तान था, इसी आधार पर इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। अब होता क्या है, ये हिंद महासागर है और ये वाला बेल्ट एक समय के बाद यहां जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल वाला हो जाता है गर्म, ये गर्म हो जाता है। और इधर वाला ये पानी वाला पार्ट है, ये पानी वाला पार्ट रहता है आपका ठंडा। हम एक लाइन पढ़ते हैं, अगर ये गर्म है तो इधर जो वायुदाब बनेगा वो वायुदाब बनेगा आपका निम्न वायुदाब, लो प्रेशर बनेगा, ये निम्न वायुदाब का बेल्ट होगा। ये ठंडा है, इसका मतलब ये उच्च वायुदाब का हिस्सा होगा, उच्च वायुदाब। और जब हवाएं चलती है तो कंडीशन ये कहती है कि हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ये एक सिस्टम है कि हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ही चलेगी। तो हम यूं कह सकते हैं सिंपल सा, बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीजें और है, नीचे ऑस्ट्रेलिया के वहां बताना पड़ता है, मैं नहीं बता रहा। इस थार मरुस्थल के महत्व की अगर बात करोगे, केवल 2 महत्व आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। 2 महत्व क्या है, सिंपल थ्योरी में देखोगे 2 महत्व की अगर मैं बात करूं, पहला महत्व क्या है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। यानी यू कह लो सिंपल सी परिभाषा में कि भारत के आसपास अगर वर्षा होती है तो इसमें सबसे अधिक योगदान अगर किसी का है तो इस थार मरुस्थल का है, ये मानसून को लाने का काम करता है। दूसरा क्या है, इसी भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियमित करता है, ऋतु चक्र को नियमित करता है। बस ये आपको याद रखना है। थार मरुस्थल का कभी भी अगर आपसे पूछे महत्व क्या है,
तो दो महत्वपूर्ण महत्व है। एक आपका ये भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है और दूसरा ऋतु चक्र को नियमित करता है। इसके अलावा थार मसल को महत्व नहीं पड़ता है। और ये पूरा पूरा है बहुत लंबा चौड़ा, इसके नीचे भी डायग्राम है लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं। आपको इस तरह से इसको याद रखना, बाकी इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, ये थार मरुस्थल है, इस बात को याद रखना, थार मरुस्थल का महत्व है। और इसके बाद हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, वो चैप्टर पढ़ेंगे मरुस्थलीकरण, जिसे ऐसे का है लेकिन उसके साथ अलग से पढ़ रहे हैं। डेजर्टिफिकेशन होता क्या उसको पढ़ेंगे। इसको फोटो खींच के रख लो। अभी इसको छोड़ देना है, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे तो फोटो खींच के आपके पास रख लो। बाद में इसको बनाना है, बाद में बनाना, अभी मैं चैप्टर नया स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको बाद में बना लेना। इतना ही बनाना, बाद में बना लेना आप, इतना ही बनाना, इसलिए इसको बाद में बना लेना आप लोग। ये बाद में ले लेना आप लोग, है ना। अब हम पढ़ेंगे मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण एक क्वेश्चन 100% क्या मैं 1000% लिख लूंगा? 100% नहीं, 1000% लिख रहा हूं। लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में, लगातार। या तो पूछता है इसका कारण क्या है, अमूमन जो प्रश्न आता है वो मरुस्थलीकरण का कारण ही पूछता है कि डेजर्टिफिकेशन का रीजन क्या है। और रीजन में भी आजकल ऐसा कलाकार हो गया एग्जामिनर, ऊपर लिखता 1 2 3 4, फिर नीचे लाके कोड बनाता है कि 1 2 सही है, 3 4 सही है, सभी सही है या केवल एक सही, इस तरह का प्रश्न लिखा। तो सिंपल से सबसे पहले प्रश्न ये होता है कि इसको मरुस्थलीकरण कहते किसको, तो बता सकता है डेजर्टिफिकेशन कहते किसको है, और फिर मरुस्थलीकरण का सूचक क्या है, और विश्व में एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कितना मरुस्थलीकरण जो है वो मानवीय क्रियाओं के कारण हुआ है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मरुस्थलीकरण किसको कहते हैं, एक सिंपल सी परिभाषा में कह लो, उपजाऊ जो जमीन है अपनी, जहां अपन खेती बाड़ी कर रहे हैं, उपजाऊ जमीन है, वो उपजाऊ जमीन अगर बंजर में परिवर्तन हो गई तो उसको हम सिंपल सी भाषा में क्या कहेंगे, मरुस्थलीकरण कहेंगे। यानी उपजाऊ जमीन मरुस्थल में परिवर्तित हो गई, वही क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण कहलाता है, डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। इसके अलावा और कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन आपको एक परिभाषा लिखवाऊंगा, अगर कभी आई तो 100% लिख रहा हूं, किसी विद्यार्थी का जवाब नहीं होगा। एक परिभाषा लिखवाऊंगा काजरी की, काजरी जिसमें आप नाम सुना होगा, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस काजरी ने मरुस्थलीकरण की परिभाषा दी है। अब आप कहोगे ऐसी भी क्या परिभाषा उसने स्वयं लिखी है? काजरी संस्थान ने खुद एक मरुस्थलीकरण की परिभाषा बता रखी, वो हमें आनी चाहिए। तो कहां से मिलेगी? बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको सबसे पहले हेडिंग डालना आपको मरुस्थलीकरण, और इसमें कुछ चीजें लिखना स्टार्ट करना, फिर आगे बात करूंगा। लिखिए फटाफट, मरुस्थलीकरण लिखना स्टार्ट करना है। लिखो, मरुस्थलीकरण का सामान्य अर्थ, मरुस्थलीकरण का सामान्य अर्थ, डेजर्टिफिकेशन जिसको कह रहे हैं, सामान्य अर्थ उपजाऊ एवं अमरुस्थली, उपजाऊ एवं अमरुस्थली, उपजाऊ एवं अमरुस्थली भूमि का, भूमि का मरुस्थली भूमि में, मरुस्थली भूमि में परिवर्तित हो जाना, परिवर्तित हो जाना, परिवर्तित हो जाना, परिवर्तन हो रहा है। और ये मरुस्थलीकरण एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा। ये मरुस्थलीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो याद रखना वो कैसी प्रक्रिया है, क्रमबद्ध प्रक्रिया है। मरुस्थलीकरण कैसी प्रक्रिया है, तो क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यानी इस पर्यावरण का प्रत्येक तत्व इस मरुस्थलीकरण में योगदान देता है, एक क्रमबद्ध रूप से चलता है। सिंपल सी कह दो कि आज ये हमारी जमीन उपजाऊ थी, कल बंजर हो जाएगी, नहीं, इस बंजर होने में बहुत बड़े योगदान अलग अलग होंगे। मरुस्थलीकरण में मानव का बहुत बड़ा योगदान है। जमीन को लगातार अगर बंजर कोई बना रहा है तो ये मरुस्थल ही, यानी ये मानव ही बना रहा है। लिखो नेक्स्ट लाइन से,
नेक्स्ट लाइन, मरुस्थलीकरण एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो जलवायु प्राकृतिक वनस्पति मृदा, यानी मिट्टी की बात करें, मृदा, जीव जंतु एवं मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। नेक्स्ट, काजी के अनुसार सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको आगे बढ़ाऊंगा क्या चाहिए, काजरी के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, मरुस्थलीकरण से तात्पर्य उन सभी प्रक्रमों के सामूहिक प्रभाव से ही जिनके कारण एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र में मूलभूत परिवर्तन आ जाता है जिससे अमरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तित होने लगता है। यह जलवायु एवं जैविक तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है। एक सिंपल प्रश्न है, बहुत अच्छे से याद रखना है। आपको कैसे आएगा ये पूरी परिभाषा वो नहीं लिख सकता, मुझे पता है, शॉर्टकट तरीके से वो लिख सकता है कि मरुस्थलीकरण जैविक क्रिया प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है या उपयुक्त कथन किसका है? तो किसका कथन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, काजी का, यानी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। समझ आई बात को? और ये एक छोटा सा प्रश्न है, लेकिन स्टूडेंट को लगता है आपने ऐसा क्यों पढ़ाया, हमें सीधे मरुस्थलीकरण के कारण बता देते। मैं कह रहा हूं एग्जामिनर भविष्य में ऐसे प्रश्न बनाने की तैयारी करेगा। जैसे मैंने कल परसों एक पढ़ाते हुए कहा था कि मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ बताओ, है ना, तो नहीं बता पाए। तो हमने कहा था मरी हुई भूमि, मृत खंड या मृत भूखंड या डेडलैंड। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में भविष्य में आएंगे, छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो इस बात को याद रखना है। और अगर आपको सीईटी का पेपर देना है तो सीईटी में
आपको आज कह रहा हूं यहां से ये प्रश्न आना ही आना तय, क्योंकि उसने अर्थव्यवस्था के चैप्टर में जाके दाखिला का परस्परीकरण लिखा उसने। और इसमें से अमूमन जो एग्जाम में प्रश्न आता है वो दो प्रश्न आते हैं, लोग करके चले आते हैं। हमारा राजस्थान पूछता है वो मरु विकास कार्यक्रम और एक पूछता सूखा संभाव्य कार्यक्रम। तो लोगों को लगता है अपने को मरुस्थलीकरण पूरा नहीं पढ़ना था, सब कुछ आता था। पर जब इसका बेसिक नॉलेज होगा तब जाकर इनके प्रश्न कर पाओगे, जब इनका बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा तो इसको कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए इसका पहले बेसिक नॉलेज लेना जरूरी है। और कॉलेज लेक्चरर का पेपर हुआ था जीके वाला, उसमें एक प्रश्न आया था मरुस्थलीकरण को लेकर। वो प्रश्न इतना अच्छा था कि उसका आज तक लोगों को उत्तर नहीं मिला और लोग टेंशन में आ गए, प्रश्न आए कहां से, नहीं मिला उसका उत्तर। तो इसलिए इस फॉर्मेट को थोड़ा सा देखना है, इस मरुस्थलीकरण में चीजें चाहिए। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जिसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार अविवेकपूर्ण, यानी कोई अपना विवेक यूज नहीं किया, अपना दिमाग यूज नहीं किया, अविवेकपूर्ण मानवीय क्रियाओं के कारण विश्व में 1.30 करोड़ वर्ग किलोमीटर 1.30 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मरुस्थलीय या मरुस्थली भूमि में परिवर्तित हो गया है। मरुस्थली भूमि में परिवर्तित हो गया है। ये एक सिस्टम है, आपको इस थोड़ा सा याद रखना है। आपसे कभी भी ये प्रश्न आ सकता है, यूएनओ को जो रिपोर्ट है उसके अनुसार विश्व में कितना क्षेत्रफल मरुस्थली भूमि बदला है, तो उसको 1.30 करोड़ वर्ग किलोमीटर लिखा है। हम चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 करोड़ 30 लाख, ऐसा भी लिख सकते हैं वर्ग किलोमीटर। और हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 130 लाख वर्ग किलोमीटर। लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं, बताना है। लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये है सिंपल सा, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मरुस्थलीकरण के सूचक। मरुस्थलीकरण के सूचक इंग्लिश शब्द लिखा जाता है इंडिकेटर ऑफ डेजर्टिफिकेशन। मतलब यह है कि आपको सूचना कैसे मिल रही है कि ये जमीन मरुस्थल में हो रही है कन्वर्ट। सूचक कह रहे हैं यानी सूचना आपको कहां से मिल रही है। तो इसको एक डायग्राम के रूप में है, शांति से थोड़ी देर देखना और जगह बन जाए उसके बाद इसको बनाना। उससे पहले आपको उसको नहीं बनाना, ध्यान रखना है। और फिर बाद में लास्ट में बताऊंगा कि हम उठा के कहां से लाया, वो चीजें भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, आप किताबें ढूंढेंगे, रेफरेंस किताबें ढूंढने चाहो तो मैं आपको इसका एक रेफरेंस किताब बता दूंगा, ये किस किताब में लिखा हुआ है। बाकी गाइडों में तो मेरे को नहीं लगता इतना लिख सकता है, किसी की भी हिम्मत नहीं है इस मरुस्थलीकरण चैप्टर को जितना आज पढ़ा रहा हूं उतना अगर कहीं मिल जाए किसी गाइड में तो आगे बता देना कि यहां से ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने शांति से बना रखना है, बाद में इसको लिखने की जरूरत है। सबसे पहले इसमें देखें तो एक शब्द आता है भौतिक सूचक। फिजिकल इंडिकेटर की बात करता है भौतिक सूचक। दूसरा अगर बात करोगी तो इसमें होता है मौसम विज्ञान संबंधी सूचक। मौसम विज्ञान संबंधी सूचक। बात आती है हमारे पास तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर को देखो तो जलवायु या जल विज्ञान, जल क्लाइमेट की बात करें, जल विज्ञान
संबंधी सूचक। फिर अगर हम आगे और बढ़े तो इसमें आपको आएगा एक मृदा संबंधी सूचक, मिट्टी की बात करना चाह रहा है, मृदा संबंधी सूचक। और फिर हम इसको थोड़ा सा और आगे ले चलें तो एक होता है जैविक सूचक, जैविक सूचक। और एक लास्ट देखो मानवीय सूचक। ये सारे के सारे इंडिकेटर हैं। और मैं आज की तारीख में कहूं, अगर एग्जाम में थोड़ा डेप्थ गहराई में भी न जाए, केवल इतने से में से प्रश्न बना के लेकर आ जाए कि मरुस्थलीकरण के निम्न में से कौन सा सूचक है या कौन सा नहीं है, बस केवल इतना सा बनाना है। इसको लिखना है क्या, इसको ए लिखना है, इसको बी लिखना है, इसको सी लिखना है, इसको डी लिखना है, इसको ई लिखना है और इसको एफ लिखना है। ये 4 6 वहां पर लिख देगा, फिर नीचे कोड बना के ऑप्शन लेकर चला जाएगा कि ए बी सी सही है, डी सी सही है, ई एफ सही है, कौन सा सही नहीं है, इस तरह से। तो उस समय भी आधे लोगों के उत्तर यहां से गायब है कि आए कहां से। हमारे को तो पढ़ाया गया था कि जलवायु संबंधी का है, मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, और आप ये कहां से ले आए। ये सारे रेफरेंस कहां लिखा हुआ है अगर आप चाहें कभी भी, तो ये मिलेगा पर्यावरण भूगोल में। कहां मिलेगा, और हम सोच भी सकते हैं एनवायरमेंट ज्योग्राफी में ये चैप्टर है, ये पर्यावरण भूगोल का हिस्सा है। इसीलिए इसको साइंस वाला कैंडिडेट पढ़ लेता है, क्योंकि वो साइंस में पढ़ता है, लेकिन वो इतना डेप्थ गहराई वहां पर भी नहीं पढ़ता। साइंस वाला पढ़ता जरूर है, लेकिन वो इतना डेप्थ गहराई वहां पर भी नहीं पढ़ता है। और ये ढंग से कहां लिखा हुआ है, अगर मैं चैट में बता दूं, पर्यावरण भूगोल एमए की किताब है, पीजी की एमए की किताब, वो किताब है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की, वीएमओयू जिसको कह रहे हैं, उसकी किताब में है ये चैप्टर पूरा ढंग का चैप्टर अगर है तो उस किताब में, बाकी तो सब जगह मटेरियल है लेकिन ढंग का कहीं नहीं है। और मैं इस चैप्टर को जहां से पढ़ाता हूं, मैं इसी किताब से इसको सारा लेके पढ़ाता हूं, और ये किताब मेरे पास है। मैंने एमए पहले वहां से नहीं करी, एमए मेरी एमएलएसएस है रेगुलर, लेकिन मैं किताब अवेयर कर रखता हूँ। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की सारी बुक्स मेरे पास है, ज्योग्राफी की सारी बुक्स, क्योंकि मेरे को पता है कि उसमें से एग्जामिनर पेपर बनाते हैं। क्योंकि हमारे राजस्थान में जो पेपर सेटल होते हैं वो अमूमन इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी होते हैं और इन किताबों के वो लेखक भी होते हैं। तो कोई भी अपने मेवाड़ में क्या घर की माँ को डॉक्टर नहीं कहता है ना, घर की माँ को डॉक्टर नहीं कहता, तो वो प्रोफेसर जानता है कहीं मेरी खुद की किताब है तो मैं इसका प्रश्न क्यों नहीं बनाऊं, तो अपने किताब में से एक आध प्रश्न टेकता ही टेकता है और वो यहां से टेक कर चला जाता है। और कॉलेज लेक्चरर में यहीं से उसने प्रश्न टेका था। और आप चाहो तो पूरे राजस्थान में जितने जितने लोगों ने आंसर की बताई है उन सबके आंसर की गलत, इस बात को मैं कह रहा हूं, सबकी गलत थी। कोई एक माइका लाल ऐसा पता नहीं था जिसके आंसर की सही हो, और लास्ट में आरपीसी के आंसर की आई, वो आंसर की इस किताब के चैप्टर में से ही सही हुई थी, बाकी सबके गलत है। और चाहे आप सर्च कर लें यूट्यूब पर, कॉलेज लेक्चरर जीके का जो पेपर हुआ है लास्ट ईयर, उस पेपर को सर्च करें 2023 वाला, सबके उत्तर गलत है, सबके उत्तर। और बड़े चाव के साथ आते हैं, फिर कहते हैं हमने ये करा दिया, हमने ये करा दिया, अरे तुम्हारा आंसर आया वो तो गलत आ गया। आरपीसी की वेबसाइट में देखो तो उसका आंसर गलत है सबका, और उसका राइट आंसर इस किताब के अंदर है। अब आपको जो चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरा पूरा इस किताब के अनुसार ही पढ़ाऊंगा, मेरे को मेरी तरफ से नहीं पढ़ाना है, क्योंकि मेरे को पता है कि एग्जामिनर करते क्या। ठीक है, ये सूचक है। अब इसमें आगे क्या क्या उसको देखते हैं, थोड़ा वेट करना है। और फिर मैं आपको प्रश्न लिखूंगा इसको पढ़ाने के बाद कि कॉलेज लेक्चर में वो प्रश्न आया क्या था और उसका उत्तर लोगों ने क्या दिया था, और उसका उत्तर राइट हो ही नहीं था लोगों का, क्यों नहीं हुआ उसका भी कारण आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये डायग्राम थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को थोड़ा ढंग से पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद आपको भविष्य में कभी भी चैप्टर के बारे में सोचना नहीं है कि मैं इस चैप्टर को और कहीं से पढ़ूं। इस भौतिक सूचक की बात कर रहा हूं सबसे पहले, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, और वही कॉलेज लेक्चरर वाला यहीं से लाया था और उन लेक्चररों को कह दिया कि तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम बंद हो जाओ, और ये प्रश्न राइट नहीं हुआ था। सबसे पहले इसमें है कि बालू का
स्तूपों की सघनता, डेंसिटी। आपको थ्योरी नहीं पूछेगा, साफ कर रहा हूं, केवल रीजन चाहिए, बालू के स्तूपों की सघनता। फिर अगर आप देखोगे इसमें अंतः स्तूपीय मैदान का सिकुड़ना, अंतः स्तूपीय मैदान का सिकुड़ना। और इस सिकुड़ना वाला जो प्रश्न आया था उसी पोलर लेक्चर में आया था, और हमारे राजस्थान की एक झील है जो लगातार सिकुड़ रही है। कौन सी झील है? वो यही का था वो प्रश्न, अंतः स्तूपीय मैदान का सिकुड़ना। कौन सी झील है जो सिकुड़ रही है राजस्थान को, बता सकता है? एनी आइडिया? ताल छापर, वो झील सिकुड़ रही है। अब लोग पढ़ा तो देते हैं कि ताल छापर सिकुड़ रही है, अरे सिकुड़ रही तुमने पढ़ाया कहां से? वो किसी एग्जाम में आया तो उठा के लिख लिया, उसका रीजन तो बताओ। वो रीजन ये रहा, वो फिजिकल इंडिकेटर है और मोर्सिलिकन का इंडिकेटर है, इसीलिए चूलों में मोर्सिलिकन है, वेजिटेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट अगर इसको देखोगे, इसका अगला देखोगे तो खारे गर्तों का विस्तार, खारे गर्तों का विस्तार कैसे क्या बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। फिर अगर देखो तो एक कंकरीली एवं पथरीली भूमि का विस्तार, ये सारे भौतिक सूचक के इंडिकेटर। फिर हम इसको आगे चलें कि मौसम संबंधी क्या है, तो इस मौसम संबंधी में बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको थोड़ा सा वेट करेंगे और बाद में लिखेंगे इसको। हम पहले इसको बना लेते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, ध्यान रखना। जलवायु विज्ञान वाले चैप्टर को लिख लेते हैं यहां से, पहले हम इसकी बात लिख लेंगे, उसको बाद में लिखेंगे क्योंकि जगह यहां पे थोड़ी कम है इसलिए हमारे पास। जल विज्ञान की अगर बात करोगे तो जल विज्ञान में सबसे पहले धरातलीय प्रवाह सघनता, मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपकी जो नदियां बह रही है वो किस फॉर्मेट में बह रही है, तो वो भी आपको मरुस्थलीकरण को बढ़ाएगी, वो भी बढ़ाएगी। फिर अगर देखोगे तो अगला चैप्टर की बात करो, इसी में एक शब्द आता है अधो, अधो भौमिक जल स्तर, अधोभौमिक जल स्तर, यानी जो ग्राउंड वाटर है वो ऊपर बढ़ रहा है, और अधोभौमिक जल स्तर हुआ इसीलिए आपके जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर में सेम की समस्या, सेम की समस्या। और आप एक लाइन को पढ़ते हो कि सेम की समस्या सर्वाधिक प्रभावित गांव बडोपल, हनुमानगढ़, वो अधोभौम जल स्तर का कारण है। नेक्स्ट में आओगे किसके आगे अगर देखोगे तो स्थिर जल राशियां, स्थिर जल राशियां यानी झीलें, समुद्रों की बात करना चाह रहा है, स्थिर जल राशियां। और लास्ट में देखोगे अधो भौमिक जल का खारापन, ये सारे जल विज्ञान से संबंधित है। फिर हम इसको नेक्स्ट ले चलें, मृदा संबंधी की अगर बात करोगी तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। यहां मैं एक सिंपल सी कहानी इस तरह से बना रहा हूं, इस मिट्टी वाले चैप्टर की बात है, और बाद में अगर आपको नहीं बनेगा तो आपको इसको ढंग से एक पेज जैसा है वैसे वैसे आपको दे दी जाएगी। पहले बात करेंगे मृदा की गहराई, यानी उसकी गहराई कैसी है वो भी इसको डिपेंड करेगा। फिर अगर देखोगे इसमें तो मृदा का पर्यावरण यानी उस मिट्टी जो है उसका एनवायरमेंट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, पर्यावरण की बात करेगा। फिर अगर देखोगे मृदा में खारेपन एवं क्षारीय यानी मिट्टी में कैसा है वो सारी चीज बात करना चाह रहा है, क्षारीय स्तर। फिर अगर देखोगे अपर्दन शीलता का स्तर यानी मिट्टी जो अपर्दन हो रही है उसका स्ट्रक्चर यानी उसका लेवल कैसा है।
और एक और डालना चाहो तो इसमें डाल दो मृदा की उर्वरता। ये सब कुछ इस मिट्टी से संबंधित के सूचक है। थोड़ा सा इसको और ले चलो आगे, जैविक सूचक बना देता हूं यहीं पे, क्योंकि जैविक सूचक में ज्यादा ये नहीं है, या फिर जैविक सूचक को रख देते हैं। पहले हम इसको बनाते हैं, इसको छोड़ रहा हूं, ये मानवीय सूचक को बना देता हूं यहां पे, जो आपके एग्जाम में आता है। इस मानवीय सूचक को अगर देखोगे तो इस फॉर्मेट में यहां पे लिख रहा हूं, एक आता है अति पशु चारण, अति पशु चारण। फिर आपको देखोगे वनों की कटाई, वनों की कटाई। फिर अगर इसमें देखोगे जनसंख्या में वृद्धि। बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि भी क्या मरुस्थल का रीजन है, और मैं कहता हूं सबसे प्रमुख रीजन ही जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि लक्षण खराब है। मनुष्य जैसे बढ़ता है वैसे अपने पाप या कह लो अपने काम के लिए इसको नुकसान पहुंचाता है। अब यहां से एक तो मौसम विज्ञान बचा है, और एक यहां से क्या बचा है, जैविक सूचक। तो हम पहले इसको थोड़ा सा और ऊपर ले चलते हैं, बाद में इसको छोटा कर दूंगा, आराम से आपको देखना शुरू हो जाएगा। बात करें सबसे पहले इस मौसम संबंधित सूचक की। इसको लेकर आए हैं मौसम संबंधित सूचक को ऊपर से नीचे, और इसको बनाएंगे कि इसमें क्या क्या आता है, बाद में उधर से वाले है उसको और लिख लेंगे। मौसम संबंधी वाले बात करोगी तो इसमें आता है सबसे पहली वर्षा वितरण, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करना चाह रहा है। वर्षा वितरण के बाद वर्षा की विषमता, वर्षा की विषमता। फिर अगर आप लोग देखोगे तो तापीय राज्य चक्र, यानी टेम्परेचर का राज्य में चक्र कैसा चलता है, तापीय राज्य चक्र या राज्य क्रम लिख सकते हैं, चक्र के बजाय राज्य क्रम लिख लेते हैं, राज्य क्रम। फिर इसमें चलोगे आप लोग तो इसमें आएगा जन संतुलन या जल संतुलन लिख सकते हैं, जल संतुलन। फिर इसमें एक और चलेगा सूखा, सघनता प्रदेश। फिर इसमें लिखना चाहो धूल भरी आंधियां, की बारंबारता। और आपके राजस्थान में प्रश्न आते हैं, मैं बता रहा हूं यहां से इस चैप्टर के यहां से कितने प्रश्न आते हैं। आप पढ़ते हो राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधी कहां आती है, गंगानगर। पता आंधी आती क्यों, उसका कारण कोई नहीं बता सकता, मेरे को पता। कोई बता सकता धूल भरी आंधी आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, एनी आइडिया? नहीं है मनुष्य लेकर। कोई बता सकता धूल भरी आंधी आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? और अगर प्रश्न चाहो तो मैं बता दूं आपको, आई थिंक 2018 का आरएस का पेपर था, आई थिंक वही था, 18 का आरएस का पेपर है। और उस पेपर में पहली बार प्रश्न पूछा था कि राजस्थान में बार बार धूल भरी आंधी आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। कारण तो उसने 4 और भी लिखे थे, वो कारण प्रमुख कौन सा था, और नीचे फिर कोड बनाए थे उसने, ए बी सही है, ए सही है, केवल सी सही है, केवल डी सही है, इस तरह से प्रश्न बना के चला गया। और प्रश्न पहली बार वहां पे आया था, और वहां से वो कट को विवेस्ट होते होते आगे चला गया। आगे मैं जलवायु का चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा कि किस तरह से आंधी आने का कारण क्या है और लू चलने का कारण क्या है। आप लोग पढ़ते जरूर है कि राजस्थान में लू चलती है, पश्चिमी राजस्थान सर्वाधिक प्रभावित इलाका है, पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चलती है। लेकिन मैं कहता हूं आपको यह भी पता है कि गर्म व शुष्क हवा लू कहलाती है। और मैं सिंपल सा प्रश्न पूछूं, लू चलने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, उसका उत्तर नहीं है आपके पास। ठीक है, किसी के पास? केवल हमने पढ़ा लू चलती क्यों है, यानी लू कहां चलती है, क्या पता। लू चलने का सबसे प्रमुख कारण है एडवेकेशन की एक प्रक्रिया है भूगोल में, उसको कहते हैं एडवेकेशन के कारण लू चलती है। और संवनिक धारा चलती है, उसका सबसे प्रमुख कारण है संवनिक धारा एक का है, जिसके कारण आंधी आती है। और आरएस का पेपर है, उसको उठा के देख लें, हम इसको आगे बात करेंगे बाद में। फिर नेक्स्ट देखो इसमें पवन गति प्रतिरूप, पवन गति प्रतिरूप यानी हवा कैसे चल रही है वो भी इसके अंदर आता है। फिर हम एक ऊपर से हमारे पास और उठा के लाना था, ये यहाँ पे एक सूचक रहा था हमारे पास, बाद में इसको छोटा करूंगा आराम से सबको दिख जाएगा। ये जैविक सूचक है, इसको लिखना है, तो इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं यहां से, और इस जैविक सूचक को वहां से लेकर आएंगे हम लोग ऊपर से। इस जैविक सूचक के बारे में बात करनी है।
डायग्राम अच्छे से देखेगा तो आधे से ज्यादा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और चैप्टर से ही प्रश्न आते हैं डेप्थ गहराई में, और इसका कोई प्रश्न नहीं आता है। तो जैविक सूचक को देखोगे तो सबसे पहले वनस्पति, सघनता, वनस्पति सघनता। फिर बात करोगे तो इसमें लिखा जाएगा आपका शब्द को ध्यान रखना, धरातलोपरि लिखा है, धरातलोपरि जीव समुदाय। ये कोटा ओपन की यूनिवर्सिटी में किताब में है, एज इट इज लिखा। मैं इस शब्द को मेरी तरफ से नहीं बदल रहा, मेरी तरफ से नहीं बदल रहा। भौतिक प्रजातियां, फिर आप लोग देखोगे कृतंक जनसंख्या। और अगर आज की तारीख में मैं कहूं, एग्जामिनर के लिए प्रश्न पूछ रहे ना कि कृतंक जनसंख्या किसको कहते हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सब कुछ पढ़कर आते हैं हम लोग, लेकिन ये चीज हम लोग पढ़कर नहीं आते हैं। तो इसमें से आपको अब एग्जामिनर क्या करेगा, थ्योरी नहीं पूछेगा, ये मेरे को पता है, क्योंकि उसको एग्जामिनर इस बात को जानता है कि स्टूडेंट को सूचक ही नहीं पता है तो इसकी थ्योरी और ये कहां से लेकर आएंगे, क्योंकि इनको सूचक भी किसी ने बताया नहीं है तो थ्योरी कोई नहीं लाएगा। और ये एग्जामिनर इस बात को भी समझता है, हर व्यक्ति ज्योग्राफी पढ़ाने वाला कोटा ओपन यूनिवर्सिटी किताब नहीं पढ़ता, और फिर वो यहां से एक प्रश्न टिका कर लेकर आता है। मैं अभी पेपर होगा मेरे पास ढूंढता हूं मैं, और फिर आपको प्रश्न बताता हूं कि जो कॉलेज लेक्चरर ने प्रश्न पूछा उसका उत्तर कहां है, और उस प्रश्न को मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसका जवाब आएगा आप लोग बता दें, और फिर आरटीसी की किस के अकॉर्डिंग बताऊंगा उसका उत्तर क्या है। क्लियर है? आप इसको बनाना शुरू करें, इसको बनाना शुरू करें, फटाफट बनाना थोड़ा सा, या फिर भले आप लोग फोटो बना के रखना चाहते फोटो बना के खींच के रख लें, इसकी थ्योरी लिख लेंगे बाद में हम लोग, है ना। इसको फोटो खींच के रख लें आप लोग। और है क्या, तो मरुस्थलीकरण के सूचक है, इस बात को याद रखना है। पीडीएफ में रहेगा, ये पीडीएफ आती है क्या इसकी, जो लाइव देखेंगे बाद में हो सकता है उनके लिए इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाए, मैं नीचे इसको डाल दूंगा लिंक पे, शायद आपके पास पीडीएफ भी पहुंच जाए इसकी, ठीक है ना। बन जाती है, ठीक है, बन वाला बाद में बन जाए, ऐड कर लूंगा, हटाऊंगा नहीं। कृत्रिम जनसंख्या किसको कहते हैं, तो बता सकता है क्या? नहीं, मेरे पास भी नहीं है इंग्लिश वर्जन, इसका नहीं लिखा हुआ नहीं है, वहां पर भी नहीं है। इंग्लिश, अच्छा देखो, ये सिस्टम है कृतक, अपनी भाषा में समझ लो, ऐसा मनुष्य या ऐसी जनसंख्या जो कुतर कर खाती है, कुतर का मतलब काटना, कृतंक जनसंख्या है। समझ में बात को, हम सब कृतंक जनसंख्या काट के खाते हैं, और काट के खाते पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, डेफिनेट पहुंचाएंगे, तो उसको कृतंक जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो आपको इसको थोड़ा सा देखना, इसके बारे में लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। ये सूचक है, केवल इंडिकेटर है, इस बात को याद रखना, बस इतना ही लिखना था, बाकी इसके अंदर हमारे पास कोई काम का नहीं है, बहुत सारी चीजें और है, लेकिन मैं चाहूँ तो उसको एक लाइन को लिखवा देता हूँ, फटाफट लिखना है। नेक्स्ट लाइन, नाइनटीन 1953 में, नेक्स्ट लाइन से लिखना है, ये बाद में ऐड कर लेना है ना। 1953 में
यूनेस्को के लिए यूनेस्को के लिए पेवरिल मिक्स व्यक्ति का नाम है, पेवरिल मिक्स ने मरुस्थलों का वर्गीकरण किया, जिसे तीन वर्गों में रखा था। और वो तीन वर्ग थे कौन से? एक था अति शुष्क मरुस्थल, दूसरा था शुष्क मरुस्थल और तीसरा था अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब हमारे लिए प्रश्न है कि ऐसा कौन सा मरुस्थल है जिसको हम शुष्क कहेंगे, ऐसा कौन सा मरुस्थल जिसको अति शुष्क कहेंगे। यानी ये जो सब कुछ तय हुआ है ये वर्षा के आधार पर तय हुआ है। किसके आधार पर तय हुआ है? वर्षा के आधार पे। और वर्षा के आधार पर तय हुआ, इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखो 25 mm से कम वर्षा, 25 mm लिखा है, ध्यान रखना सेंटीमीटर नहीं लिखा है, मिलीमीटर लिखा है। क्या लिखा है? मिलीमीटर लिखा है, इस बात को याद रखना है। अब इसमें जाओगे तो 25 से 250 mm वर्षा, 25 से 250 mm वर्षा, और लास्ट वाले में अगर जाओगे तो इसको होता है 250 से 500 mm वर्षा। और आप राजस्थान में आओगे तो शायद मेरे हिसाब से कहानी समझ में आ जाएगी। कहां से आएगी मैं बता देता हूं। ये राजस्थान पढ़ा था हम लोगों ने इस तरह से, और इस मरुस्थल के चैप्टर को इस तरह से बनाया था, और यहां बनाया था, और एक बीच में लाइन खींची थी 25 सेंटीमीटर। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? और इसको कहा था पश्चिमी रेतीला शुष्क मरुस्थल या मैदान, कुछ भी लिख लो। इसको लिखा था अर्ध शुष्क मरुस्थल लिखा था। ये रहा मेरे दोस्त 250 mm या 25 सेंटीमीटर, 250 या 25 सेंटीमीटर। और यही था अर्ध शुष्क मरुस्थल। इधर की सीमा कितनी आएगी? 40 से 50 सेंटीमीटर। ये रही 500 mm 50 सेंटीमीटर। भूगोल में जितनी भी चीजें वो सब कंसेप्टिकल है, कोई अपनी तरफ से जोड़ के नहीं लिख सकता, इस बात को याद रखना है। और लिखता है वो अपने हिसाब से लिखता है, हम अपने हिसाब से नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये पेवरिल मिक्स का वर्गीकरण है। कभी आ जाए किसका वर्गीकरण है? पेवरिल मिक्स का। और इसमें वर्गीकरण किसके लिए दिया था? यूनेस्को के लिए दिया था सबसे पहले। तो यहां से चलता हुआ है। ठीक है, लिख लो फटाफट। लिख लिया? अब इसमें क्या, मैं चाहूं तो उदाहरण भी लिख लो कौन सा मरुस्थल किस बात है, लेकिन आपको उस मरुस्थल के बारे में बात नहीं करनी। ठीक है, लिखो मरुस्थलीकरण के कारण, मरुस्थलीकरण की कारण। ठीक है, इसको हम थोड़ा कल लिखेंगे। थार मरुस्थलीकरण के कारण क्या नहीं है वो सारी चीजें कल लिखेंगे। ठीक है, और वो प्रश्न बताना, वो प्रश्न भी मैं कल बता दूंगा, और मरुस्थलीकरण का क्या प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता वो चीजें कल बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। ये चैप्टर कल पढ़ेंगे हम लोग आगे।